मैं चौधरी रणबीर सिंह विश्वविद्यालय के कुलगुरु के रूप में इंडिया जापान हायर एजुकेशन मिशन और इंडिया जापान यूनिवर्सिटी लीडर्स समिट 2026 में 12 जनवरी से 17 जनवरी तक टोक्यो में बहुत ही सफल, हम इसको अंतर्राष्ट्रीय सहयोग कहेंगे, जो हमारे इंडिया के डेलीगेशन को मिला और जिसमें हमारे चौधरी रणबीर सिंह विश्वविद्यालय को भी शिरकत करने का ही नहीं बल्कि महत्वपूर्ण भूमिका में, अग्रणी भूमिका में रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, अवसर मिला, जिसके तहत हमने वहां पर लगभग 6 विश्व के बहुत ही अग्रणी विश्वविद्यालयों के साथ MOU साइन किए और विभिन्न विषयों पर जो हायर एजुकेशन के बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है विद्यार्थियों के लिए और वर्तमान समय की परिस्थितियों के लिए, उन विषयों को मुख्यता से रखते हुए उन पर आपस में साझेदारी करने के लिए जापान के विश्वविद्यालयों ने अपनी सहमति दी। वर्तमान समय में हम जैसे ही जापान में टोक्यो पहुंचे तो हमारी सबसे पहले मीटिंग एम्बेसी ऑफ इंडिया टोक्यो में वहां की हमारी जो राजदूत हैं उनसे हुई और CRSU की वैश्विक शैक्षणिक एवं शोध यात्रा का औपचारिक शुभारंभ इसको हम कह सकते हैं। इस अवसर पर भारत जापान शैक्षणिक सहयोग, इकट्ठे की ज्वाइंट रिसर्च, एकेडमिक मोबिलिटी और विद्यार्थियों के भविष्य से जुड़े हुए विषयों पर हमने चर्चा की, जो बहुत सार्थक रही। जापानी विश्वविद्यालयों के साथ जो हमारे प्रमुख शैक्षणिक और संस्थागत इकाइयों से संबंधित तकनीकी सहयोग के लिए MOU हुए, उन विश्वविद्यालयों में प्रमुख संस्थानों के नाम में ले रहा हूं और जी ये बहुत ही विश्व की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटीज हैं, जिनमें क्योटो यूनिवर्सिटी, जिनमें ओसाका मेट्रोपॉलिटन यूनिवर्सिटी, जिनमें कंसाई यूनिवर्सिटी जो विश्व की बहुत बड़ी, जिसमें AI लैब स्थापित है, जिसको हमने विजिट किया, यूनिवर्सिटी ऑफ टोक्यो, सोफिया यूनिवर्सिटी, जापान एक्सटर्नल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जिसको हम JETRO बोलते हैं, इसके अतिरिक्त हायर एजुकेशन ब्यूरो के निदेशक सातो कोनाइकी और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, कल्चर, स्पोर्ट्स एंड साइंस टेक्नोलॉजी MEXT इसको बोलते हैं, उसके वरिष्ठ अधिकारी हमाया आकीगो के साथ भी हमारे बहुत महत्वपूर्ण मीटिंग हुई। जापानी पक्ष ने CRSU के NEP 2020 पर आधारित शैक्षणिक मॉडल और शोध केंद्रित दृष्टि और डिजिटल क्षमताओं की सराहना की। ये बहुत ही हम इसको स्ट्रेटेजिक कोलैबोरेशन एरियाज जो है सहयोग के हैं, ये जिन पर हमने सार्थक चर्चा की और इस बैठकों में जापान के हायर एजुकेशन ब्यूरो के निदेशक श्री सातो कोनाइकी तथा मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, कल्चरल साइंस एंड टेक्नोलॉजी MEXT के वरिष्ठ अधिकारियों हमाया अकीगो भी शामिल रहे, जिसने NEP 2020 के अनुरूप नवाचार, एकेडमिक क्वालिटी एंड डिजिटल जो कोलैबोरेशन है, अवरचना है, संरचना है, उसको भी बहुत ज्यादा प्रभावित किया। सहयोग के आपस के जो कोऑपरेशन के एरियाज हैं वो हैं इकट्ठे शोध परियोजनाएं और संयुक्त प्रयोगशालाएं, ज्वाइंट लेबोरेटरीज, फैकल्टी एंड स्टूडेंट्स का आपस में आदान प्रदान करना, सेमीकंडक्टर और मटेरियल साइंस एंड एनर्जी सेक्टर पर बातचीत करना, सहयोग करना, क्लीन एंड ग्रीन फ्यूल एंड पर्यावरण संरक्षण पर बात की गई, इंक्यूबेशन सेंटर और स्टार्टअप जो कल्चर है इसको बढ़ाने के, इसके सहयोग पर प्रमुखता से बातचीत हुई, डिजिटल सेंट्रल लाइब्रेरी एंड स्मार्ट एकेडमिक इंफ्रास्ट्रक्चर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इस पे बातचीत की गई। कंसाई यूनिवर्सिटी में ये बहुत अग्रणी भूमिका में उनकी लेबोरेटरी है, बहुत बड़ी विश्व की लेबोरेटरी है, उसको हमने पर्सनली भी विजिट किया
और उसमें हमने जाकर के भी बातचीत की। टेक्नोलॉजी ट्रांसफर पर भी हमारी बातचीत हुई। ये हमारे सहयोग के प्रमुख क्षेत्र हैं जिनमें जापान की यूनिवर्सिटीज हमें सहयोग करेगी और हम जापान की यूनिवर्सिटीज को सहयोग करेंगे। इसमें हमारे जापान के जो भारतीय दूतावास है उसकी भी प्रमुख भूमिका रही मीटिंग में, जिसमें हमारी भारत की जो एम्बेसडर हैं सुश्री नगमा मोहम्मद मलिक और कौंसल जनरल ऑफ इंडिया श्री चंद्रू अपार जी, उनका भी सहयोग और हमें उनकी भी बहुत ज्यादा एक आदर सत्कार मिला। उन्होंने भी हमें पूरी तरह से अपने कोऑपरेशन के सहयोग की बहुत ज्यादा मतलब खूब मोबिलिटी की। और हमें ये विश्वास है कि जापान की यह साझेदारी CRHU को वैश्विक पहचान दिलवाने में, विद्यार्थियों को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा, अंतर्राष्ट्रीय शोध, इंटर्नशिप और रोजगार और हरियाणा को विश्व स्तरीय अवसर प्रदान करने में हमारी मदद करेगी। ऐसा मेरा ये विजन है, ऐसा ही ये हमने वहां पे सभी विश्वविद्यालयों के साथ मिलकर के, उनके कुलपतियों के साथ, कुलगुरुओं के साथ मिलकर के हमने शोध को आगे बढ़ाने के लिए, नवाचार को आगे बढ़ाने के लिए और अपने विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों को ज्यादा से ज्यादा इसके अवसर प्रदान करने के लिए MOU साइन किए। हमारा ये विश्वास है भारत सरकार का, हमारी ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी की जो एसोसिएशन है उसके अध्यक्ष पाठक साहब और उसके जो हमारे मैडम डॉक्टर पंकज मित्तल जी सेक्रेटरी जनरल और जॉइंट सेक्रेटरी ऑफ ऑल इंडिया एसोसिएशन जो यूनिवर्सिटी की है, उनके कुलदीप डागर जी हमारे साथ रहे। इसके अलावा भी एक्यूमेन जो है, जो वहाँ सिद्धार्थ जी हैं हमारे, जो इस सारे टूर को जो ऑर्गेनाइज कर रहे थे, वहाँ विभिन्न यूनिवर्सिटीज के साथ कोऑर्डिनेशन स्थापित कर रहे थे, उनका भी बहुत सहयोग रहा। इसलिए हमारे लिए ये यात्रा एक टाइम में जापान के बहुत ही प्रमुख अग्रणी विश्व के विश्वविद्यालयों के जितने भी वहाँ के प्रमुख अधिकारी हैं, डीन्स हैं, इंटरनेशनल अफेयर्स के डायरेक्टर्स हैं, वाइस चांसलर्स हैं और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के जो अधिकारी हैं, जेट्रो के एशिया यूनिवर्सिटी के जो बहुत प्रमुख अधिकारी हैं, उनके साथ हमारी सहयोग और इस पर बहुत खुली मीटिंग्स हुई। आज आप इस विषय पर सभी जींद के जितने भी सम्मानित पत्रकार बंधु हैं, भाई हैं, यहाँ हमारे निमंत्रण पर उपस्थित हुए हैं। मैं आपका पुनः अभिनंदन भी करता हूँ और आपसे आग्रह भी करता हूँ कि आप इस विषय को घर घर तक पहुंचाएं, विद्यार्थियों तक ये विषय पहुंचे, ज्यादा से ज्यादा हमारे विद्यार्थी जापान की टेक्नोलॉजी से जुड़ करके जहाँ भी शोध के अवसर हैं उनका लाभ उठाएं। वो हमारे विश्वविद्यालय में शोध केंद्र स्थापित हों, स्टार्टअप के माध्यम से वो जापान के विश्वविद्यालयों में जाकर के शिक्षा अर्जित करें, शोध करें। ऐसा सरकार भी चाहती है। NEP में हमारे लिए ये बहुत बड़ा अवसर है और मेरा ये अपना मानना है, जैसा मुझे 7-8 दिन वहाँ पे यात्रा के दौरान डिफरेंट विश्वविद्यालयों के लेबोरेटरीज विजिट करके उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को देख करके जो बात मुझे लगी, वो मैं बहुत खुले मन से ये बात कह रहा हूँ कि हमारा जो युवा है वो जो ऐसे घूम रहा है अभी खाली बेरोजगार, उसको यदि हम स्किल दे दें और कुछ ना करें, बस उसको हम स्किल के साथ जोड़ दें, तो मुझे लगता है जो हमारे भारतीय प्रधानमंत्री का विजन है 2047 का, वो मैं 2047 तक की वेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हमें 2037 तक की 10-11 साल में वो प्राप्त होने की संभावना हो सकती है प्रमुख। क्योंकि यदि हम अपने यूथ को रोजगार के साथ और स्किल के साथ जोड़ देंगे तो ये क्रांति यहाँ अभी 5-7-10 साल में ही हो सकती है। क्योंकि जो भारत है वो विश्व का सबसे बड़ा युवा देश है। वहाँ जापान भी हमने विजिट किया है, वहां की अर्थव्यवस्था डाउन पे हमें लगती है, मुझे नहीं पता, मैं इतना बड़ा इकोनॉमिस्ट नहीं हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वहाँ बूढ़े 80 साल के 90 साल के लोग भी काम कर रहे हैं। वहाँ यूथ इतना नहीं है जितना हमारे पास है। हमारे पास स्किल की अभी कमी है। इंक्यूबेशन सेंटर और स्किल पे यदि हम ध्यान देंगे, अपने विद्यार्थियों को ज्यादा से ज्यादा स्किल्ड कर देंगे, जो स्किल्ड हैं, ऑलरेडी पढ़ लिख रहे हैं, वो ठीक है, उसके अलावा जो विद्यार्थी हैं जो 10+2 के बाद खाली घूम रहे हैं, BA के बाद ग्रेजुएशन की डिग्री लेके घूम,
उनको यदि हम स्किल्ड कर देंगे तो ये जो काम 20, 30, 50 साल में होने वाला है ये 10 साल में ही हो सकता है। रख दी है आपके सामने कि छात्रों का और जो हमारे टीचर्स हैं उनका आदान प्रदान होना, वहां की जो फैकल्टी के शोध के साइंटिस्ट हैं, प्रोफेसर हैं, एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी मेंबर्स हैं, उनको हम विजिटिंग प्रोफेसर के रूप में यहाँ दे सकते हैं, लगा सकते हैं, उनकी गाइडेंस हम ले सकते हैं। वो ऑनलाइन जुड़ करके हमारे विद्यार्थियों को गाइड कर सकते हैं, समय समय पर उनके लेक्चर्स हम करवा सकते हैं। हमें ये परिस्थितियां हमारे यहाँ जो मैंने बात की है, हम हमारा इंटरनेशनल सेंटर जो है, एक्सीलेंस सेंटर यहाँ स्थापित करेंगे अपने विश्वविद्यालय में। उसमें बाकायदा हमारा डीन होगा या डायरेक्टर होगा, डायरेक्टर इंटरनेशनल अफेयर्स। बहुत जल्दी ही, हमें कुछ ज्यादा उसकी जरूरत नहीं है, उसमें हमें हमारे पास ऑलरेडी मैं रजिस्ट्रार साहब को बोलूंगा भी कि एक अच्छा जो बैठने का जगह है, रूम है, वो व्यवस्था करें, ताकि वहां से हम इंटरनेशनल लेवल पे जितने भी यूनिवर्सिटियों से हमारे एमओयू हुए हैं उनके विशेषज्ञों से बातचीत करके अपने विद्यार्थियों को जोड़ करके ज्यादा से ज्यादा वो पढ़ते टाइम ही लें सुविधाएं। उसमें हमें कुछ ज्यादा कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। हमें हमारे पास कंप्यूटर्स हैं, लेबोरेटरीज हैं, अब हमारी इतनी बड़ी लाइब्रेरी हमारी स्थापित हो चुकी है, उसमें हम एक बड़ा सा अच्छा सा सुंदर सा कोई ऐसा रूम बढ़िया जिसमें 5-10 कंप्यूटर हों, जहाँ पे 5-7 स्टाफ के मेंबर्स के बैठने की व्यवस्था हो, एक डायरेक्टर का रूम हो, वो वहां से सारी का सारी फैसिलिटी विद्यार्थियों को दे, और लाइब्रेरी में हम बैठ करके उस डिजिटल इंटरनेशनल जो रूम है उसको संचालित करें, अपने विद्यार्थियों को ज्यादा से ज्यादा उसके साथ जोड़ें। अब तो हमें कोई दिक्कत ही नहीं है। अब तो इतनी हमारे पास जो है इंटरनेशनल लेवल पे, नेशनल लेवल पे यहीं बैठ करके अपने मोबाइल फोन से जुड़ करके किसी भी विषय पर वहीं से बैठ करके वो लेक्चर दे सकते हैं, और उनको कोई एतराज भी नहीं है। तो हम विजिटिंग फैकल्टी के रूप में और डायरेक्टर के रूप में भी हम, बल्कि आने वाले समय में हमारा वो अभी बीच में है, पाइपलाइन में है, मैं जल्दी उसका एक दिन आपके साथ मीटिंग करके शेयर करूंगा। हमने हमारी केमिस्ट्री लेबोरेटरी जो है वो विश्व की बहुत ही सबसे बड़ी लेबोरेटरी होगी आने वाले टाइम में, क्योंकि हम उसमें डायरेक्टर भी वहीं का अपॉइंट करेंगे, विदेश का ही, और उन्होंने ऑफर को हमारे को मान रखा है। उसको इम्प्लीमेंट करने वाले हम कितनी जल्दी, महीने में 10 दिन में हो सकता है मुझे एक विजिट उधर जाना पड़े, कभी आवश्यकता पड़े, अगर नहीं पड़ी तो हम बहुत जल्दी केमिस्ट्री के विषय पे हमारी शोध का कार्य वो चल रहा है, वो भी पाइपलाइन में है, महीने में 10 दिन में हम जल्दी ही उसको एस्टेब्लिश कर लेंगे। तो आपने जो बात पूछी थी मुझे कि हमारा आदान प्रदान कैसे होगा, वो हम एक अभी ऑनलाइन जोड़ लेंगे अपने विद्यार्थियों को, और ऑनलाइन वहां से टीचर्स को भी जोड़ लेंगे। जो जिस तरह से यूनिवर्सिटी हमारे को कोऑपरेट करेगी उसी तरीके से हम अपने विद्यार्थियों को मार्गदर्शन देंगे। और रोजगार के अवसर की बात यह है कि हमने हमारा स्टार्टअप सेंटर, उसकी फाइल हमारे पास आई हुई है, इंक्यूबेशन सेंटर हम स्थापित कर रहे हैं। उसका नाम है हमारे इंक्यूबेशन सेंटर का CRSU इंक्यूबेशन सेंटर, ये नाम हमने रख दिया है उसका। कोई पैसा उनसे चार्ज नहीं किया जाएगा, और उनको ज्यादा से ज्यादा रोजगार के अवसर हम प्रोवाइड करेंगे, ताकि वो यहाँ भी यूनिवर्सिटी में भी कुछ मशीनें हम लगाने जा रहे हैं, जो 2-3 इंडस्ट्री व्यक्ति हैं वो हमारे साथ जुड़ करके फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं। इसके लिए अलग फैकल्टी होगी या इन्हीं में से छात्र? ऐसा है, वो जो है, जो इंडस्ट्रियलिस्ट लोग हैं वो मशीनें स्थापित करेंगे, वो अपनी मशीनें लगाएंगे और फ्री ऑफ कॉस्ट होंगी। वो हमारा यूनिवर्सिटी से हम एक पैसा भी खर्च करने वाले नहीं है, हमने सिर्फ जगह देनी है, वो एस्टेब्लिश कर देंगे। विद्यार्थी उसमें उनको विद्यार्थियों को ट्रेनिंग दे करके फिर विद्यार्थी वहां पे काम करके पैसे कमाएंगे। वो कुछ जो 2 घंटे 4 घंटे उनको हम हफ्ते में कुछ निश्चित कर देंगे कि इतने घंटे एक विद्यार्थी काम कर सकता है, और उसको उतने घंटे के पैसे मिलेंगे यहीं पे यूनिवर्सिटी में, इंक्यूबेशन सेंटर में। तो ये हम बहुत जल्द करने लग रहे हैं। हमने वो फाइल हमारी तैयार है, उस पे हमारा काम तो पहले ही चल रहा है 3-4 महीने से, लेकिन उसको हमने जगह दे के अभी वो मशीनें एस्टेब्लिश करनी है, लगानी है। ये पास जो है ऑलरेडी जो फैकल्टी मेंबर्स हैं, ये तो आपको पता है कि हमारी भर्तियां जो है वो बीच में अभी हैं, और सरकार ने हमें भर्तियां करने की गारंटी दे दी है। ये भी आपको पता है, लेटर आ चुका है हमारे पास। हम SOP गाइडलाइंस तैयार कर रहे हैं उसकी, जो हमारी रिजर्वेशन पॉलिसी है, और उसको जो प्रॉपर तरीके से सरकार ने हमें निर्देश दिए हैं, वो रोस्टर सिस्टम तैयार करके उसको अप्रूव करवा के फिर हम ठीक तरीके से उसमें अपॉइंटमेंट बहुत जल्दी करने वाले हैं। अपॉइंटमेंट्स हमें इजाजत मिल चुकी है, जो हमारा बैन था वो हट चुका है टीचिंग और नॉन टीचिंग से,
हम दोनों विषयों पर बहुत ही अच्छे से समझदारी से उनका रोस्टर सिस्टम तैयार करके, वो भी रोस्टर भी हमारा तैयार कर रहे हैं, लगे हुए हैं, रोस्टर तैयार करके सरकार से अप्रूव करवा के उसको स्वयं पोर्टल पे, और फिर हम एडवर्टाइजमेंट करेंगे। क्वेश्चन रह गया, बिल्कुल हमें भेजना चाहिए और हम भेज देंगे। हमें जिस जिस फील्ड में आवश्यकता होगी, हम अपने फैकल्टी के किसी भी प्रकार की कोई रोक नहीं है, चाहे कोई शोध करने के लिए टीचर जाए, कोई ट्रेनिंग लेने के लिए टीचर जाए, नॉन टीचिंग स्टाफ का मेंबर जाए, बिल्कुल खुली छूट है यूनिवर्सिटी की तरफ से, मेरी तरफ से सबका मैं स्वागत करूंगा, और जितनी मदद हो सकेगी यूनिवर्सिटी से मदद करेंगे। कोई भी टीचर, नॉन टीचिंग स्टाफ यदि कोई ट्रेनिंग करना चाहेगा और या कोई स्टूडेंट है, उसको खूब अवसर प्रदान किए जाएंगे उसकी योग्यता के आधार पर। और हमने ये देखा भी है वहाँ पे सोफिया यूनिवर्सिटी में हमारा एक दिल्ली का स्टूडेंट गया हुआ है, और वो बहुत अपनी काबिलियत के आधार पे गया है। +2 उसने दिल्ली CBSE बोर्ड से की थी 2021 में, और वो वहाँ पे ग्रेजुएशन कर लिया, मतलब बहुत टॉपर है वहाँ का, उस यूनिवर्सिटी का। और उसने हमारे साथ हमारे पूरे डेलीगेशन को 1 घंटा का अपनी जो है लेक्चर था वो दिया, और हमें बड़ी खुशी हुई कि हमारे इंडिया का एक स्टूडेंट जापान में जाकर के, और वो PG में उसका एडमिशन हुआ है, वो आने वाले टाइम में बहुत बड़ी धरोहर साबित होगा, और हमारे कितने विद्यार्थियों को गाइड करेगा, क्योंकि वो हिंदी भी जानता है, इंग्लिश भी जानता है, जापानी भी धारा प्रवाह जानता है। वहाँ में एक समस्या ये आई कि जापानी लोग जो है वो इंग्लिश भी नहीं समझते हैं, ना बोलते हैं, लैंग्वेज प्रॉब्लम, और हम हिंदी या इंग्लिश में बात कर सकते हैं। तो हमें ये बड़ा, हम नेट पे देख करके हमने काम चलाया, तो बहुत कम लोग ऐसे हैं जो वहाँ इंग्लिश प्रेफर करते हैं, नहीं तो वो जापानी नहीं बोलते हैं। तो चाहे वो उनकी जो है, बेशक चाहे उनकी वो फैकल्टी में प्रोफेसर है, वहाँ भी चुनिंदा हैं। जैसे मैंने अभी बात की, एक स्टूडेंट है हमारा यहीं का, हम मेरे नाम याद नहीं है, नाम बता दूंगा आपको, मैं बता दूंगा, नाम लिखा हुआ है और कार्ड भी है उसका मेरे पास। तो हम लेके आए हैं, उसने स्पेशली हमें कहा है, और हमें बड़ा प्राउड भी महसूस हुआ है कि वो हिंदी भी ऐसे ही बोलता है जैसे हम बोल रहे हैं, इंग्लिश भी ऐसे ही बोलता है धारा प्रवाह, और जापानी भी ऐसे ही बोलता है। तो ये उन्होंने जापानी उसमें लगा रखा है उसको, तो वो उसने इंग्लिश में बहुत फ्लुएंट है, और हमारे साथ हिंदी में भी ऐसे ही बातचीत की। हम विशेष वहाँ बात भी करके आए हैं कंसाई यूनिवर्सिटी में, कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का वर्ल्ड की सबसे बड़ी उनकी लेबोरेटरी थी वहाँ। हम बात करके आए हैं, आने वाले टाइम में अपने विश्वविद्यालय में भी हम ये स्थापित करेंगे, और वहाँ के अच्छा हम सहयोग लेने की कोशिश करेंगे। इस पे हम अभी जल्द ही एक मीटिंग बुला के इस पे काम कर रहे हैं। आने वाले टाइम में हम मतलब 15-20 दिन में, 1 महीने में इस पे कोई निर्णय ले पाएंगे, और वहाँ यूनिवर्सिटी की जो हम देखे आए, उन्होंने नंबर हमारे को मेल वगैरह दिए हैं, यहाँ से हम एक अच्छा सा प्रपोजल बनवा के उनके लिए भेजेंगे, ताकि आने वाले टाइम में हम उस पे काम करके यूनिवर्सिटी जो पहले से बहुत आगे निकल रही है उनका सहयोग ले सके। गदर मीडिया तो आप देखें, और उसमें अच्छी नई ताज़ा खबरें सुनने को मिलेगी, देखने को मिलेगी, और हरियाणा में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है ये भी आपको पता चलेगा। और चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।